नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कानून की बात में। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब समाज में रहते हैं और इसीलिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर अन्न पैदा करना है तो हमें किसानों की ज़रूरत होती है। अगर बीमार हो गए हैं, इलाज कराना है तो डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन कराना है तो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है और जब बात न्याय की आती है तो हमें कानून की ज़रूरत होती है। तो कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, इसीलिए विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है और हमारी आज की चर्चा का विषय भी है आमजन और विधिक सहायता। इस संबंध में ढेर सारी चर्चा करेंगे, जानकारियां लेंगे और इसके लिए सबसे पहले आमंत्रित करेंगे आज हमारे साथ मौजूद हमारे बेहद खास मेहमान एडवोकेट गोपेश शर्मा जी से। गोपेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो क्योंकि आज जो हमारी चर्चा का केंद्र रहने वाला है वो है लीगल एड, विधिक सहायता। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो विधिक सहायता का कॉन्सेप्ट है ये आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विधिक सहायता। विधिक जो विधि है उसकी सहायता प्रदान करना। और सहायता किनको दी जाएगी? जो गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, निर्धन हैं, उन लोगों को विधिक सहायता निःशुल्क प्रदान करना, ये विधिक सहायता के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई निर्धन नहीं, उसके लिए तो निःशुल्क सहायता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल एक व्यक्ति है तो उसको भी विधिक सहायता दी जाएगी। तो उसको परामर्श के थ्रू, उसकी पैरवी करके और उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका मतलब दोनों ही चीज़ों के बारे में एक प्रावधान रखा गया है कि यदि हम संपन्न वर्ग से हैं, हमारे पास आर्थिक साधन हैं, तो भी हमें विधिक सहायता मिल सकती है। और मान लीजिए आर्थिक रूप से हमारे पास इतने साधन नहीं हैं तो हमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान हमारे पास है। हाँ जी, क्योंकि ये क्या है कि निःशुल्क अगर आपके पास साधन उपलब्ध नहीं है, निर्धन है, तो आपके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंदर बताया गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं जिनको विधिक सहायता निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाए। हर किसी को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तो उसके अंदर पर्टिकुलर एक दिया हुआ है सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति हैं। कोई महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए और पीड़ित ऐसे बच्चे हो गए, महिलाएं, उसमें भी जो पीड़ित महिलाएं वो हो गई, तो उन सबको SC ST से रिलेटेड कैटेगरी में जो हैं वो लोग हो गए। और उसके अंदर यही बताया गया कि जिनकी इनकम जो है वो कम है, अगर जैसे जब 1987 में एक्ट लागू हुआ था तब 9,000 रुपये सालाना इनकम बताई गई थी, जो कि आज की तारीख में अगर राजस्थान की अगर अपन बात करें तो 1.5 लाख रुपये उसकी मासिक जो आय है, एनुअल जो वार्षिक आय है 1.5 लाख रुपये, तो वो व्यक्ति भी उसकी अगर उससे कम है तो वो भी विधिक सहायता निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है वो। ठीक है गोपेश जी, हम देखते हैं कि जब हम भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ है। तो ये समय ऐसे ही नहीं लगा, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत से देश हैं जिनसे हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली, हमने मौलिक अधिकार लिए, मौलिक कर्तव्य लिए। और हम यदि देखें तो संविधान में इस संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? संविधान जब बन के लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 सबको पता है कि उस दिन लागू हुआ था। तो इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था कि इसके अंदर सारी चीज़ें माना गया था कि हाँ सब कुछ आ गया, कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, उसके जस्ट रिसेंट ही कुछ समय बाद ही अमेंडमेंट आते चले गए। तो एक अमेंडमेंट आया 39A, जो कि 42 अमेंडमेंट था 1976 के अंदर। तो उसके अंदर इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया, क्योंकि ये एक कर्तव्य है, राज्य का भी कर्तव्य है। तो ये उसको निर्देश देता है, नीति निर्देश तत्व में आता है, जो कि ये निर्देश देता है कि हर राज्य को एक अपने एरिया में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें। इसके अलावा अगर बात करें हम अनुच्छेद आपके 14 की, तो उसमें विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष सब समान है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, और विधि का समान संरक्षण। तो जो भी लोग हैं उनको विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी अदर पद पे है, कोई बड़े ऊंचे पद पे है, उसके लिए विधि अलग तरह से काम करेगी, ऐसा नहीं है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो,
तो सबके लिए बराबर है, विधि में सब बराबर है, इक्वल है। तो ये ऐसा आर्टिकल 14 कहता है जी। एक है आर्टिकल 19, उसके अंतर्गत आप कोई भी व्यक्ति अगर जेल में भी बंद है वो व्यक्ति, तो वो अभियुक्त है, वो अपनी बात को कह सकता है, परिवारजनों से मिल सकता है, परिवारजन है वो उसके आकर के मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको अवरुद्ध करके रख लिया, नहीं, वो मिल सकता है सबसे, है ना, बातचीत कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, निःशुल्क पैरवी करवा सकता है वो। तो क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, जैसे जेलों में लोक अदालतें हैं जी। लोग आते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी बातें बता सकता है, तो वो आगे अपील भी कर सकता है, जो कि आर्टिकल 21 बताता है कि उसमें वो अपील भी कर सकता है। और अपने उसको अगर सज़ा हो गई है, सज़ा के बिंदु पर उसको एक निःशुल्क उसकी कॉपी दी जाएगी और वो अपील भी कर सकता है अपीलीय कोर्ट में उसके खिलाफ। तो ये सारे प्रावधान हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं। और यही शायद हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे देश में न्याय के लिए, कानून के लिए सब लोग एक समान है, चाहे वो महलों की 4 दीवारियों में रहने वाला कोई इंसान हो या 4 बच्चों के साथ टूटी टपकती छत के नीचे रहने वाला एक आम आदमी। कानून की नज़र में हम सब एक समान हैं और इसीलिए शायद ये प्रावधान भी किए गए हैं कि यदि हम न्याय की बात आए तो आर्थिक कमजोरी के कारण कोई भी पीछे ना हटे, बल्कि हम चाहते हैं कि आप आगे आएं। सर, कारण आप क्या समझते हैं कि क्यों इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाए जाने की ज़रूरत हमें पड़ी? कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि अगर कोई कमज़ोर वर्ग का जो भी लोग हैं वो कोर्ट में नहीं आ पाते, तो उनसे वो अगर कोई भी मार झेल रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो ऐसे लोग न्यायालय के समक्ष जाने में असमर्थ हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके लिए ये निःशुल्क विधिक सेवा का प्रावधान लाया गया कि उन लोगों के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसको अधिवक्ता कहा जाएगा वो निःशुल्क पैरवी करेगा और उसका जो पारिश्रमिक होगा वो राज्य वहन करेगा। ऐसा उसके अंदर दिया गया है। और यदि हम बात करें, जैसे हमने अभी संविधान के बारे में बात करी, बाकी कानूनों को लेते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीपीसी को देखते हैं, क्या इनमें भी कोई प्रोविजन इस टाइप के रखे गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि सीआरपीसी एक प्रोसेस है क्रिमिनल का जी, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता हिंदी में बोलते हैं जी, कि एक प्रोसेस है। इसके सेक्शन अगर 303 की बात करें तो अभियुक्त जो व्यक्ति है उसको डिफेंस में अगर वो प्रतिरक्षा करने का उसको अधिकार है, तो प्रतिरक्षा के अंतर्गत वो डिफेंस में एक अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। तो वो अपनी पसंद का भी हो सकता है वो उसका, तो एक प्लीडर के रूप में वो उसको नियुक्त कर सकता है। और बात करें अगर 304 की, तो इसके अंदर बताया गया है कि वो अपना मनपसंद का जो प्लीडर होगा उसको पारिश्रमिक जो देगा, तो वो तो देगा नहीं क्योंकि वो तो निर्धन व्यक्ति है। बिल्कुल। और उसको जो वहन करेगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। बिल्कुल जी। और इसीलिए जो हमारा लोकतंत्र है उसके बारे में कहा जाता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को हम चुन कर के लाएं वो हमारे लिए काम करें। और ये इस तरीके के जो प्रावधान है ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सर, आगे चलते हैं, आपसे ये जानेंगे कि आजकल लोक अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जो ये व्यवस्था है ये नई नहीं है, काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, बल्कि हम तो देखते हैं कि पहले के पुराने ज़माने में भी दरबार लगा करते थे, राजा महाराजा होते थे, सरपंच हुआ करते थे। फिर आजकल ये लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, जिसमें प्रॉपर पूरी तरीके से एक सेटअप होता है। लोग कोर्ट्स में जाने के बजाय कोर्ट से बाहर ही कोर्ट की तरीके की एक व्यवस्था के साथ ही अपने मामलों को सुलझा सकते हैं। इससे हमें कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए, कोर्ट जो है, लोक अदालत की बात आती है तो लोक अदालत तो अभी आई है, कॉन्सेप्ट ये पहले से चला आ रहा है। पहले जब संविधान नहीं था तब भी आपसी समाज के लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलकर के कोई राजीनामा करते थे, तो ये चीज़ थी। लेकिन इसको अब आने वाले समय में जैसे जैसे परिवर्तन आते गए तो इसको एक लोक अदालत के रूप में एक एक्ट बनाया गया जी, जिसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया जी, जिसके अंदर निर्धन व्यक्तियों को न्याय के लिए एक फॉर्म फिल करके, और कौन कौन आते हैं वो उसका सेक्शन 12 के अंदर बताया गया कि कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको ये निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, तो वो सारे ही आ जाते हैं उसके अंदर। तो वो लोग भी, ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकते, तो वो लोक हितवाद जो है जी,
PIL आ गया अपने। लोक अदालतों का ये कॉन्सेप्ट रहा कि आदमी सीधे जाएगा, जाकर के एक फॉर्म लेगा और सारे जो भी होंगे उसके निर्णय जी वो सब उसको बता दिया जाएगा। सुलह का एक तरीका है ये कि आदमी सुलह कर सकता है, जिससे कि प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होंगे, आपसी जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जी तो क्या है कि उनके बीच में मनमुटाव नहीं होता, तो इसके अंदर न तो किसी की हार होती है न किसी की जीत होती है। लोक अदालत का मतलब ही यही है कि आपसी राजीनामा बिठाना। बिल्कुल। जैसे कि एक NI का मैटर मान लिया जाए, एक चेक का मैटर है, तो उसके अंदर कि हाँ ठीक है 1 लाख का कोई मुकदमा है, तो जिसके अंदर सामने वाला है वो 50,000 उसकी आज कैपेसिटी है कि 50,000 रुपये दे सकता है वो, लेकिन सामने वाला नहीं, तो एक लोक अदालत के माध्यम से तो उन दोनों के जो भी मीडिएटर बैठते हैं तो वो आकर के जैसे कि हाँ ठीक है 70 तक में अगर राजीनामा बैठ जाता है तो वो राजीनामा दोनों पक्षों के, उन पर कोई बाध्य नहीं होता कि उन पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है तो ये उसी दिन सेम डे खत्म हो जाता है। तो ये लोक अदालतों के होती है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ये लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट है ये इतना अच्छा है कि ना इसमें किसी की जीत है ना किसी की हार, और यही चीज़ हमें चाहिए। आगे चलते हैं, आपसे ये जानेंगे कि हम विधिक सहायता के बारे में बात कर रहे हैं, एक ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कोर्ट जाने से पहले खुद अपने लेवल पे या और किसी तरीके से अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मध्यस्थता हो सकती है, और भी तरीके हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो वैकल्पिक समाधान का जो पूरा एक सिस्टम है ये हमारे लिए कितना उपयोगी है? वैकल्पिक जो हो गया अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट रिसोल्यूशन करना है, निस्तारण करना है किसका, विवादों का। बिल्कुल। किस माध्यम से? विकल्पों के माध्यम से। तो ये एक प्री लिटिगेशन वाले मैटर हो गए। जो ADR है इसके अंदर ऐसे मामले जो न्यायालय में आने से पूर्व ही उसको उनका निस्तारण किया जा सकता है। तो ये ऐसे मामले हो गए, जैसे कोई कंज्यूमर का मैटर हो गया, तो उसके अंतर्गत ये हो गया कि आपने कोई सामान खरीदा, आपके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव उसमें हो गया या कोई ऐसा आपको नुकसान हुआ जिसकी भरपाई हो सकता है कोर्ट के थ्रू भी की जा सके, लेकिन अगर वो पहले सामने वाला चाहता ही नहीं है कि हाँ केस हो, अपन आगे उसको बढ़ाएं, आप उसको एक नोटिस देते हैं तो सामने वाला आकर के और उसको अगर वो बीच में समझौता कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। इसके लिए ये सब विकल्प रखे गए। तो कोर्ट जाने से पहले ही जो कर लिए जाते हैं प्री लिटिगेशन वाले मामले हो गए, तो ये सब ADR के अंदर मीडिएटर ये सब बैठे रहते हैं। तो ये क्या है कि जो मामले आते भी हैं तो उनको समझाइश करके और वो उनका निस्तारण कर दिया जाता है। और आज के टाइम में तो हम देख रहे हैं कि इंसान का जो सोच है वो काफ़ी बदल चुकी है, और आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन सारे बिल जमा कराते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा टाइम कम लगे और हमें जो भी सुविधा चाहिए वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ADR टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसमें काफ़ी उपयोगी हैं। सर, आगे आपसे ये जानेंगे कि हम शहरी क्षेत्रों के बारे में यदि बात करें, यहाँ लोग फिर भी बहुत अवेयर हैं, शिक्षित भी हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में भी जानकारी है, ड्यूटीज़ के बारे में भी जानकारी है, उन्हें पता है कि हमारे से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कानून हैं, जिनकी जानकारी रखना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी स्पेशली कानूनों को लेकर के और ये चीज़ को लेकर के कि सरकार हमारे लिए क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन से योजनाएँ हमारे लिए चला रही है, इस तरीके के भी प्रावधान है कि मान लीजिए हमारे पास वकील को अपॉइंट करने के लिए उतने साधन नहीं हैं, तो सरकार हमारे लिए ये काम कर सकती है, इसकी जानकारी इतनी उनको नहीं है। ये काम कैसे किया जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए जैसा कि अपना कानून की बात, अपना ये प्रसारण है जी, ये भी एक विधिक साक्षरता के अंतर्गत आता है, जो जागरूक करता है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो ये भी एक माध्यम है जी। रेडियो में, आकाशवाणी के द्वारा कोई अभियान चला करके, कोई सर्वे करके वहाँ इस तरह के काउंटर लगाए जाते हैं विधिक सेवा के, तो उनको अवेयर किया जाता है, ये अभियान चलाए जाते हैं। तो ये ऐसे जो अभियान हैं ये लगभग हर गांव, हर कस्बे तक में पहुंच चुके हैं जी। तो वहाँ पर भी लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप आपका कोई शोषण हो रहा है, आपके ये अधिकार है, तो वो आपको आर्थिक
राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी आपको आपके अधिकार बताते हैं कि हाँ आपके अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो आपको ये रेमेडी उपलब्ध है, तो उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं। और गोपेश जी, हम देखते हैं कि चलिए ठीक है, अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करी, शहरी क्षेत्रों के बारे में बात करी, अब हम महिलाओं के बारे में भी बात करते हैं कि महिलाएं हैं, बहुत से शोषण का शिकार होती हैं, घरेलू हिंसा होती है उनके साथ, दहेज मांगा जाता है और भी बहुत तरीके के अपराध किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होती है, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती है। पैसों का भी एक मैटर होता है कि मान लीजिए कोई स्त्री है, उसकी शादी हुई थी, वो खुद तो नहीं कमाती है, उसके परिवार वाले कमाते थे, अब वो अलग रह रही है, उसे लगता है कि मैं कहाँ कोर्ट जाऊंगी, मेरे पास कहाँ पैसा है कि मैं वकील को अपॉइंट करूंगी, कहाँ मुझे जानकारी है। तो ऐसी महिलाओं के संबंध में भी ये प्रावधान लागू होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 12 जो है उसके अंदर बताया गया है कि कोई ऐसी पीड़ित महिला है जो कि जाकर के तो उसको फ्री के अंदर निशुल्क विधिक सहायता, और इसको निशुल्क कहना एक सही नहीं होगा, इसको सक्षम व निशुल्क विधिक सहायता, क्योंकि निशुल्क नाम सुनते ही आदमी एक ये सोचता है कि पता नहीं कैसी सुविधा है क्या है, तो इसको सक्षम भी बोलेंगे हम, सक्षम निशुल्क विधिक सेवा, जिसके अंतर्गत महिला जो है उसके साथ कोई शोषण हुआ है तो वो अपना केस फाइल कर सकती है। उसके अंतर्गत अगर सरकार के द्वारा ये है कि उनको एक 357A CRPC के तहत उनको एक फंड उपलब्ध कराया जाता है, तो वो कोर्ट के माध्यम से भी होता है और एक विधिक सेवा के माध्यम से भी होता है। जिनके जैसे कि पोक्सो की बात करें तो उसके अंदर 3/4 के अंदर अगर कोई है पीड़ित महिला है, बच्ची है, तो उसको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा है वो दिया जाए। बलात्कार से पीड़ित महिला है उसको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए। कोई एसिड अटैक वाले हैं तो उसको 3 लाख तक का दिया जाए। तो ऐसे करके उसके अंदर एक पूरा बना हुआ है, सारणी बनी हुई है जी, हाँ ठीक है, इस ऐसे ऑफेंस से पीड़ित है तो इसको इतना मुआवजा दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें दी गई है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए समाज कल्याण बोर्ड भी बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको अलग से उसमें फंड दिया जाएगा कि आप पीड़ित हैं। तो ये सारे, तो ये एंट्रीम भी होता है, पहले भी मिलता है और जजमेंट होने के बाद में भी कोर्ट जो ऑर्डर करता है तो वो भी आपको दोनों ही तरह के प्रावधान किया गया है कि आपको ये फंड मिलेगा। जी, आपसे जितनी चर्चा हमारी चल रही है तो हमें पता चल रहा है कि देखिए कितने सारे प्रावधान किए गए हैं। आपने हमें बताया कि संविधान में प्रावधान है, CRPC में है, CPC में है, विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप हमें बता रहे हैं, हमें पता चल रहा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आज के समय में जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल पढ़ाइयाँ करते हैं, इसी तरीके से एक विधिक साक्षरता का प्रोविज़न भी होना चाहिए। लोगों को सिर्फ अपनी कंप्यूटर की, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, GK की ही जानकारी ना हो, उन्हें कानून की भी जानकारी हो, स्पेशली वो कानून जो उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमें अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, हमें कर्तव्य पता होने चाहिए, इस तरीके के प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि विधिक साक्षरता की हमें कितनी ज़रूरत है, तब जाकर के ये विधिक सहायता का प्रोविज़न पूरी तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? विधिक सहायता है ये, जैसे आपने बताया कि मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, तो ये सब सरकार के द्वारा अगर आप देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्कूल की जो बुक आती है जी, उनके पीछे भी मौलिक कर्तव्य उनके लिखे रहते हैं कि मॉरल ड्यूटी क्या है, आपकी मूल अधिकार क्या है, आपके क्या क्या आपको करना चाहिए। तो ये राज्य के द्वारा सब कुछ उनको बताया जाता है। विधिक साक्षरता जैसे कि लोक अदालतें जो होती है गांव-गांव में अगर जो जाने के लिए होता है, तो एक लोक अदालत वैन तक प्रोवाइड कराई गई है कि जैसे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ के लोग बाग न्यायालय तक नहीं आ पाते, तो उनको वैन के माध्यम से वो जाते हैं, तो वहाँ पर भी सर्वे होता है, तो वैन जाके खड़ी होती है, तो वहाँ के लोगों को बताते हैं कि आप कैसे कैसे अवेयर हो सकते हो, और आकाशवाणी के माध्यम से। तो ये सब क्या है कि वहाँ के जो लोग होते हैं गांव के, उनको ये बताना होता है, जागरूक करना होता है कि आप क्या क्या चीज़ें, आपके पास क्या क्या रेमेडी उपलब्ध है जी। और ये गांव ही नहीं, शहरों में भी जैसे मोबाइल है, मोबाइलों पे भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम आते हैं, जैसे अभी हमारा यही प्रोग्राम हो गया, ये भी जब आएगा तो लोग इससे भी अवेयर होंगे कि आपके क्या क्या, आपके पास रेमेडी उपलब्ध है, आप क्या क्या उपचार हैं आपके पास जो कि आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं जी।
और इस संबंध में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ये जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत और राज्य लोक अदालत, राष्ट्रीय है वो नेशनल लेवल की लोक अदालत है, जो कि हर तीसरे महीने में, जैसे तीसरा महीना मार्च हो गया, फिर उसके छठे महीने में, तो उसके सेकंड जो सैटरडे होता है, सेकंड जो वीक है, सेकंड सैटरडे को वो सब लागू होती है। तो ये आपके हर 3-3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो आपके साल में 4 बार लगती है जी। तो अब राष्ट्रीय लोक अदालत तो 4 बार लगी, अगर उससे पहले कोई मामला आ जाए तो ऐसा नहीं है कि वो नेशनल लोक अदालत में ही जाए, राज्य लोक अदालत भी है, हमारे स्थायी लोक अदालत भी है। और तो इन सबको जो गवर्न कर रहा है वो हमारे ये प्राधिकरण है। हाँ, ये जो है ये सारे की सारे आपके विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत ही दिए हुए हैं, तो उसी के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो सब डिवीज़न हो, ये सारे उसी के अंतर्गत ही आते हैं। और सर, जब हम विधिक सहायता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपने जैसे कि जिक्र किया था PIL के कॉन्सेप्ट का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे कहते हैं, कि मान लीजिए कोई मैटर है जो केवल मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, हम सब से जुड़ा हुआ है, समाज के एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ये किस तरीके से हमारे समाज में परिवर्तन लाती है? जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है, ये लाना इसलिए आवश्यक हुआ था कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई समाज हो या कोई भी शोषण हो रहा हो जिसका जी, वो कोर्ट तक नहीं आ सकता, न्यायालय तक नहीं आ सकता, तो उसके लिए अब वो जब नहीं आएगा तो वो शोषित ही होता जाएगा जी। तो इसके लिए कोई अदर पर्सन, उसका खुद का पर्सनल हित नहीं होना चाहिए, लोक हित होना चाहिए, जिससे कि ठीक है कोई समाज है, उसके अंदर कोई काम हो रहा है तो वो उसके लिए न तो उसमें किसी पर्टिकुलर किसी एक पक्षकार को बुलाने की आवश्यकता है, इसके अंदर पक्षकार नहीं होता, वो खुद भी अपने माध्यम से उसको लगा सकता है सीधे PIL, जिसके अंदर न तो कोई पक्षकार को वहाँ होना मौजूद होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उसके नाम पे कोई परिवाद सूट फाइल होगा। नहीं, वो खुद भी लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के द्वारा ही अगर कोई शोषण हो रहा हो तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी PIL लगाई जा सकती है, या फिर कोई संस्था हो गई या कोई गवर्नमेंट, बस जो मैटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए। बिल्कुल। ओके वकील साहब, आगे आपसे ये जानेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो लॉ है, लॉ का फील्ड आज बहुत बढ़ चुका है, इसका क्रेज बढ़ रहा है। पहले एक ज़माना होता था कि 12th के बाद जब बच्चों को अपने लिए सब्जेक्ट चुनने होते थे तो हर बच्चा कहता था मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या चलिए आजकल हमें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। लेकिन नहीं, आज हमें वकील बनना है, हमें जज बनना है, हमें समाज में परिवर्तन लेकर के आना है। तो जब हम देखते हैं कि फ्रेश लॉयर्स निकल रहे होते हैं, उनकी क्या भूमिका है ऐसे विधिक सहायता के ये जो प्रावधान आते हैं इनको और ज़्यादा प्रमोट करने में? जो फ्रेशर लॉयर होते हैं, ये जब कॉलेज में होते हैं तो इनको क्या है कि सर्वे करना होता है, तो कॉलेजों के द्वारा इनको भेजा जाता है कि आप सर्वे करो जी, तो जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आपके कॉलोनी में किस किस तरह की प्रॉब्लम में क्रिएट हो रही है, तो उनका प्रावधान जो है कि आप कैसे कैसे उनको रिमेडी उपलब्ध करा सकते हो, तो उनको अवेयर करना कि हाँ ये चीज़ है। म्यूट कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को ये मतलब पब्लिक को ये बताना है कि कोर्ट इस तरह कार्य करती है, एक इमेजनरी कोर्ट होता है कि हाँ आप कैसे उसमें अधिवक्ता कैसे बोलेगा, क्या है आपकी क्या क्या चीज़ें वो रखेगा, तो उसको ये तो फैमिलियर हो जाता है उस चीज़ में, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है मेरे ये अधिकार हैं तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, और ये मेरे साथ शोषण हुआ है तो मैं उसके खिलाफ भी जा करके कोर्ट के अंदर जा सकता हूँ। तो ये सारे जो काम हैं ये सब वही फ्रेशर लॉयर जिनको आप कह रहे हैं तो ये वही कर सकते हैं ये। और सर आपसे ये जानेंगे कि हम केवल मूल अधिकारों की ही बात नहीं करते हैं, हम मानव अधिकारों की भी बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ये हमारे मूल अधिकार भी और मानव अधिकार भी, इन दोनों की रक्षा कैसे करते हैं? मूल अधिकार और मानव अधिकार जी, तो जो उनके अधिकार हैं, अगर कोई उनका शोषण हो रहा है, उनको वो कहीं जाने से रोक देते हैं या कुछ भी कर देते हैं कि हाँ यहाँ जाना नहीं जा सकते आप, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ ऐसा हो जाएगा, या कुछ भी इस तरह का है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं जी, तो उनके लिए भी वो प्रावधान किया गया है कि आपके जो अधिकार हैं उनको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ नहीं जाने पे कोई आप क्राइम हो जाएगा या नहीं,
जो भी दिया गया है, क्योंकि संविधान है वो सबके लिए समान है, जी जी इक्वलिटी की बात करता है वो, तो ये है। ठीक है, तो आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि विधिक सहायता जो प्रोविजन हमारे पास है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम करें। विधिक सहायता जो है ये एक निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि अगर आपका कोई शोषण हो रहा हो तो आप निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने प्लीडर को नियुक्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई पहले भी वाद चल रहा है और आपको कोई दूसरा वाद है तो आप सेम अधिवक्ता को भी नियुक्त कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी पैरवी करने में सक्षम रहेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आपके क्या क्या कैसे कैसे वाद पहले चल रहा था, तो उसको सारी नॉलेज होगी, तो वो उसमें तो आप अपनी पसंद का भी नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा ही अपने सीआरपीसी में तो प्रावधान है, सीपीसी के अंदर भी प्रावधान दिए गए हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करें ऑर्डर 1 रूल 10A की, तो उसके अंदर भी ये दिया गया है कि आप अपने मनपसंद प्लीडर को नियुक्त कर सकते हैं। जी, मतलब सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या और कोई लॉ हो, हम अपने हिसाब से अपने लिए प्लीडर अपॉइंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कार्यक्रम में आपने शिरकत की, इतनी सारी जानकारियां हमें इतनी सहजता से प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिल खुश हो जाता है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब ऐसे युवा हमारे मंच पर आते हैं और कानून की, न्याय की बात करते हैं, समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि ये हमेशा यही कहते हैं कि हाँ, हम वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बात है और हमारी ही ये जिम्मेदारी है। हम चांद तारे तोड़ लाने का वजूद रखते हैं, आसमान में हड़कंप मचाने का जुनून रखते हैं। हम नई पीढ़ी के युवा भले ही कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरोगे सीना तो हम दिल में हिंदुस्तान रखते हैं।